सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि यहाँ पे निक फ्यूरी जो है वो सेबेस्टियन को निकाल देते हैं, जिसके ऊपर क्वैग उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। लेकिन निक फ्यूरी उसको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इस टीम के अंदर जो लोग हमारे लिए यूज़फुल हैं हम सिर्फ उन्हीं को रख सकते हैं और हम कोई भी लाइबिलिटी नहीं रखेंगे। वही हमने दूसरी तरफ देखा कि यहाँ पे हाइड्रा के लोग जो हैं उनको इस बारे में पता चल जाता है कि मैडम हाइड्रा ने उनसे गद्दारी करी और इस वक्त वो रशिया के अंदर छुपी हुई है। और हमने यहीं पे देखा कि वो रशिया के अंदर जाके हमें दरअसल ये बात पता चलती है कि कॉन्टेसा वैलेंटीना शुरू से ही जो है वो लेवाइथन की एजेंट है। वो ना शील्ड की एजेंट थी, वो ना ही हाइड्रा की एजेंट थी। और अब जाके उसने वो बॉक्स उनको दे दिया है जिसके जरिए उन्होंने लेवाइथन के पुराने लीडर को वापसी जगा दिया है। और अब उन लोगों की प्लानिंग है सब कुछ खत्म करने की, जिसके लिए कॉन्टेसा ने निक फ्यूरी को मैसेज करा है कि वो उनसे आके मिलें। अब आगे और इसी तरह हम लोग दोबारा निक फ्यूरी के सीक्रेट बेस 21 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सब लोग बैठ के यहाँ पे पत्ते वगैरह खेल रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक गेम जो है वो यहाँ पे फोबोस जीत रहे होते हैं, यानी कि एलेक्स। तो जेटी बोलता है कि तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो ना एलेक्स, तुम जानते हो कि किसके पास कौन सा कार्ड मौजूद है, सही कहा मैंने। तो एलेक्स बोलता है कि ये तो मैं हमेशा ही जानता हूँ, लेकिन इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, ये मेरी पावर्स हैं और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं वो लोग दोबारा पत्ते बांटना शुरू करते हैं, लेकिन जेटी बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, क्या तुम में से कोई ड्रिंक लेना चाहेगा। तो जेरी बोलता है कि हाँ मेरे लिए एक ले आना। तो वहीं से एलेक्स बोलता है कि दिस इज नाइस टीम बिल्डिंग। तो क्या यहाँ पे सब ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे या हम वाकई में यहाँ पे सेबेस्टियन के बारे में कोई बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बात के अंदर कोई सेंस नहीं है कि हम उसके बारे में कोई बात ही ना करें। तो वहीं से क्वैग गुस्से में आती है और कहती है कि मैं तुम सबको बता दे चलूँ कि मुझे एक छोटे से 11 ईयर किड को जात मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं से जेटी बोलता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक कह रही है एलेक्स, ये वर्ल्ड क्लास गोली है। तो वहीं से एलेक्स बोलता है कि तुम्हें जो करने का दिल चाह रहा है वो तुम कर सकती हो डेजी, अगर तुम्हें उससे बेहतर फील हो। तो डेजी वहाँ पे चुप हो जाती है और कहती है कि फाइन हियर्स द डील। फ्यूरी को लग रहा था कि सेबेस्टियन जो है वो इस टीम के अंदर कुछ ठीक नहीं कर रहा है जिस तरह उसको करना चाहिए था, तो इसलिए उसको यहाँ से पैक करके वापसी भेज दिया। इट्स एज सिंपल एज डैड। जेरी बोलता है क्या अब यहाँ पे चीज़ें इसी तरह से काम करेंगी। तो इसे योयो कहती है अब तुम इस तरह से एक्ट ना करो कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब ये बात तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी जेरी। तो जेरी बोलता है कि मेरा ये पॉइंट नहीं है योयो। तो क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात को यहाँ पे ज़रूर याद रखना कि हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक गोल है जिसको हमें अचीव करना है। तो वहीं से जेटी बोलता है क्या अब हम चीज़ों को यहाँ पे इस तरह से देखेंगे। तो वहीं से जेरी बोलता है कि कपल ऑफ वीक अगो मैं अपने फादर से मिलने के लिए गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे एक बार फिर याद आ गया कि मैं कितना ज़्यादा अकेला, डैमेज और हमेशा से कितना अलग रहा था। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि इस रियलिटी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रहे थे। हम वो लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स तो हैं लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करना नहीं आता है। हम लोगों के पेरेंट्स या हम लोगों का इन्फ्लुएंस वो बहुत बुरा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है निक फ्यूरी की कि वो हमारे पास आया और उसने हमें इस टीम के अंदर डाला। इसके ज़रिए हमें एक पर्पस मिल पाया जो कि हमारे पास इससे पहले कभी भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा और पर्सनल क्वेश्चन ये है जिसको हमें जवाब देने की ज़रूरत है, क्या हम इसी तरह इस टीम के अंदर सब अलग अलग अपने अपने तौर पर डाई फंक्शनल तौर पर काम करते रहेंगे, या फिर हम इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मिलकर बात करेंगे और इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक ग्रुप की तरह अच्छी तरीके से काम कर सकें मिलके, जैसा एक फैमिली करती है। तो इसे क्वैग बोलती है तो क्या सब मेरा इस बात में साथ देंगे कि अगर मैं निक फ्यूरी से जाके सेबेस्टियन को वापसी लाने के लिए बात करूं। तो उसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे सब अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, सिर्फ एलेक्स और जेटी नहीं करते। लेकिन जब क्वैग बोलती है तो जेटी भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। लेकिन वहीं से वो पूछती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है एलेक्स। तो एलेक्स बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मैं चीज़ों को पहले से जानता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें पहले पता चल जाती हैं और मैं जानता हूँ कि उसका टीम में ना ही होना हमारे लिए बेहतर है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली एलेक्स भी यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सेबेस्टियन को इस टीम के अंदर नहीं होना चाहिए, वो उसके अपने अच्छे के लिए और इस टीम के अच्छे के लिए है। लेकिन क्वैग बोलती है कि तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं फिर भी निक फ्यूरी से बात जरूर करूंगी। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से लॉन्ग विंटर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, लेवाइथन जो बेस है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हाइड्रा जो अपनी पूरी की पूरी फोर्सेस को लेकर यहाँ पे पहुंच चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग अपने सोल्जर्स को भेजते हैं ताकि यहाँ पे सब कुछ पता लगा सकें। तो वहीं से स्ट्राइकर बोलता है क्या तुम लोग सूंघ सकते हो हवा के अंदर खुशबू आ रही है मौत की। और इसी तरह देखते हैं कि वो लोग यहाँ अंदर घुसते हैं तो उनका साथी बोलता है कि यहाँ पे जो कोई भी मौजूद था अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने कुछ घंटे पहले ही पूरे के पूरे बेस को खाली कर दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ लोग जरूर मिले थे जिनको हमने असैसिनेट कर दिया है और हम आगे का रास्ता भी साफ कर रहे हैं, आइए हमारे साथ, हमें यहाँ कोई मिला है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइपर की लाश पड़ी होती है। तो वहीं से स्ट्राइकर बोलता है कि इसकी बॉडी को चेक करो कि इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है। और वहीं गॉर्गन बोलता है कि उसको बहुत करीब से गोली मारी गई है। तो क्रैकन बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके साथ ये कौन कर सकता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पर उनके एजेंट को एक चीज़ मिलती है। तो कहता है कि ये तो होलोग्राफिक रिकॉर्डर है। तो क्रैकन बोलता है लगता है किसी ने हमारे लिए मैसेज छोड़ा है। और अगले पल उसके अंदर से होलोग्राम आता है ओरायन का और कहता है ग्रीटिंग्स एजेंट ऑफ हाइड्रा, मैं हूँ ओरायन ऑफ द लेवाइथन होर्ड। ये मैसेज मैंने रिकॉर्ड करा है बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर के लिए, तो अगर इस मैसेज को तुम देख रहे हो तो ऑथराइज करो। और इस तरह हम देखते हैं कि स्ट्रकर एकदम जो है चौंक जाता है और कहता है ओ माय गॉड, ये तो विक्टर यूरोव है।
और जैसे उसकी वॉइस कंफर्मेशन होती है तो वहीं से ओरायन अपना मैसेज आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि हेलो ओल्ड फ्रेंड, लगता है कि हम दोनों का आपस में मिले हुए बहुत दूर हो चुका है, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने हमारे बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी है एंड पॉसिबली इसने मेरे विजन को बिल्कुल अधुंधला कर दिया है हमारे रिलेशन हाइड्रा के साथ जो कुछ भी चल रहे थे। लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में इस तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं और सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लें। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग टेम्परेरी तौर पे स्टे करें, अपनी दुश्मनी को थोड़े टाइम के लिए रोक के रख लें, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम एक जगह पे मीटिंग करें जहाँ पे तुम अपने डिफरेंसेस आके मेरे सामने उठा सको, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से सो रहा था और मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। तो हम मिलकर डिस्कशन करते हैं और एक अच्छे नतीजे पे पहुँचते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारी कुलीग की मौत को तुमसे छुपाया नहीं है, और मैं जानता हूँ कि इस बात से तुम्हें कोई बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होगी, ना ही तुम्हें मेरा कोई कर्ज लग रहा होगा टू दिस एंड। लेकिन मैं खुशी खुशी एक मीटिंग को शेड्यूल करना चाहूँगा जहाँ कहीं भी तुम बोलो, जहाँ तुम्हें एडवांटेज हो, हम वहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आएंगे। लेट्स से हम तुम्हारे हेडक्वार्टर क्राउन के अंदर आते हैं 3 दिन के अंदर, क्या कहते हो? तो वहीं से गॉर्गन बोलता है कि तुम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो एकदम। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रैकन बोलता है कि गॉड्स, आखिरकार अब ये क्या कर रहा है? और हम देखते हैं कि उनका जो चौथा मेंबर है, जो कि अजीब और गरीब एक मॉन्स्टर बना हुआ है, वो यहाँ पे वाइपर की बॉडी के साथ कुछ करने लग जाता है। और इस तरह हम 22 साल पहले यहाँ से शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें एक एपिलॉग सुनाया जा रहा है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि हम सब अनाथ हुआ करते थे, लिटिल गर्ल्स ऑल अलोन। हाइड्रा ने हमें एक घर दिया, 8 जबरदस्त घर, और हर एक घर के अंदर 12 लड़कियां हुआ करती थीं। और हमें यह बताया गया था कि इन दी एंड जो सबसे ज़्यादा डिटरमिन्ड होगी, जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होगी, जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होगी, वही लड़की जो है वाइपर बनेगी। और इस तरह बेसिकली हमें यहाँ पे बताया जा रहा है वाइपर को ओरिजिन के किस तरह के इंटेंस ट्रेनिंग के बाद जाके इतनी लड़कियों में से एक लड़की जो आखिर में बचेगी वही वाइपर बनेगी। और वाइपर बनने की कीमत ये होगी कि उसको अपना सब कुछ दाव पे लगाना होगा। वो उस आदमी से शादी करेगी जिससे वो नफरत करती है, वो उस आदमी से शादी नहीं कर पाएगी जिससे वो प्यार करती है, और वो उसी इंसान को धोखा देगी जिससे वो प्यार करती है। और इस धोखे के बदले में उसको क्या मिलेगा? उसको मर्डर कर दिया जाएगा। डेथ उसको वेलकम करेगी और वेल डिजर्व्ड रहेगी। लेकिन हाइड्रा की अगर बात करें तो लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं किसी का भी। वो आपको जिंदा करेंगे ताकि आप दोबारा मर सकें, और फिर आप दोबारा जिंदा होंगे ताकि आप दोबारा मर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल जो वाइपर की बॉडी होती है उसके ऊपर अजीब व गरीब टेंटिकल्स जो हैं वो चढ़ना शुरू हो जाते हैं उसके जरिए। और हम देखते हैं कि वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब एकदम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन स्ट्रकर बोलता है कि बिल्कुल ये हो सकता है। हेल हाइड्रा, वाइपर लौट आई अंधेरों के बीच से हमेशा के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं, वाइपर नहीं बल्कि मैडम हाइड्रा लौट कर आई है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली वो जो आदमी है जिसके पास अजीब गरीब टेस्टिकल्स है, जिस पे बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके पास इस तरह की शक्ति है कि उसने एक आदमी को मरने से दोबारा जिंदा कर दिया है, मतलब मौत से वापसी ले आया है। और अब हम देख रहे हैं कि वाइपर बेसिकली जिंदा हो गई है, लेकिन अब वो अपना वाइपर वाला मेंटल छोड़ चुकी है और अब वो कहलाएगी मैडम हाइड्रा। और देखने में ये बहुत ही घिनौनी लग रही है मुझे तो। और इस तरह हम तमाया रिजॉर्ट न्यू मैक्सिको के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कॉन्टेसा और निक फ्यूरी हमेशा डिनर किया करते हैं। और कॉन्टेसा यहाँ इंतजार कर रही होती है और कहती है तुमने मुझे काफी इंतजार करवाया। सो निक फ्यूरी बोलते हैं तो कुछ चीजें इंतजार के काबिल भी तो होती हैं। और इस तरह देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे आके बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम काफी ज्यादा टायर्ड लग रही हो कॉन्टेसा, क्या मैं इस बारे में पूछ सकता हूँ तुमसे? तो इसे कॉन्टेसा बोलती है और तुम तो काफी अच्छे यानी कि वेल रेस्टेड लग रहे हो, लेकिन मुझे शायद इस बात की आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि तुम तो रहे मैन ऑफ एक्शन, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसे निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं बस इस चीज को अब रोक देना चाहता हूँ। तो कॉन्टेसा बोलती है कि क्या मतलब, अब तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हो? तो इसे निक फ्यूरी बोलते हैं क्या अब मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारे सामने इस बात का नाटक करूँ कि इतने सालों से तुम जो मेरे साथ कर रही हो उसके बारे में मुझे नहीं पता है अभी तक? तो इसे कॉन्टेसा बोलती है कि ओ माय नॉटी मैन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है कि तुम्हें मेरी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता है, और अगर उनके बारे में तुम्हें पता भी चल गया है किसी तरीके से, तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आते एनीवेज? तो मुझे बताओ आखिरकार, अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तो तुम यहाँ पे ये करने के लिए क्यों आए हो? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, मैं बस थोड़ा रोमांटिक जो हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से कॉन्टेसा बोलती है कि वेल देन निकी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाली हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ उसके एजेंट्स पहले से ही यहाँ पे मौजूद होते हैं कॉन्टेसा के, जो कि गन्स एम करके निक फ्यूरी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने निक फ्यूरी को जितना समझा था वो उससे कहीं ज्यादा होशियार निकले हैं। मतलब निक फ्यूरी इस बारे में जानते थे कि कॉन्टेसा के साथ खेलने की कोशिश कर रही है और वो लिवाइथन का हिस्सा है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि निक फ्यूरी का दिमाग कितना ज़्यादा तेज चलता है, और इस कॉमिक ने निक फ्यूरी का मुझे फैन बना के रख दिया है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं तुम जानती हो ना कि एक वक्त हुआ करता था जब मैं जवान हुआ करता था, और उस वक्त मैं सिंपली इस सिचुएशन को देख के अपने दिमाग के अंदर ऐसा डिसीजन ले लेता जो कि गारंटीड आउटकम मेरे लिए निकालता। आई एम सॉरी डियर, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें तब मार सकता था सब कुछ सोच के, लेकिन अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब ये चीज़ें करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुकी हैं, और अब मुझे लोगों और चीज़ों को समझने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है।
यू सी, मैं आखिरकार इस बारे में सोच रहा था कि इसके अंदर मेरी कितनी गलती हो सकती है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। क्या तुम शुरू से ही झूठ बोल रही थी या फिर मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया है, या फिर तुम शुरू से ही बस यही करते हुए आ रही हो? कॉन्टेसा, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत से सीक्रेट छुपा के रखे हो लंबे अरसे से डार्लिंग, और अब मैं इन सारे के सारे सीक्रेट्स और झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यहीं से हम देखते हैं कि अगले पल निक फ्यूरी अपना यहाँ पे चेकमेट मारते हैं, यहाँ पे ड्रॉ 4 का पत्ता फेंकते हैं, और हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे सिर्फ कॉन्टेसा के एजेंट मौजूद नहीं थे, बल्कि निक फ्यूरी के एजेंट भी पहले से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और वो अपने अपने वेपन्स निकाल के उनकी तरफ पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ से यार जो फीलिंग आ रही है, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की मूवी वाली फीलिंग आ रही है यार। तो वहीं से हम देखते हैं कि कॉन्टेसा बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है निकोलस, मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगी कि तुम आज तक के सबसे अट्रैक्टिव मैन हो जिससे मैं मिली हूँ। तो निक फ्यूरी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे साथ खेलना बंद करो। मुझे बताओ कि तुमने मुझसे जो बातें करी थी कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी फिलॉसफी है, हमें लोगों को बचाना है, लोग हमारे लिए मायने रखते हैं, क्या तुमने वो सब क्रैप जो मुझसे जगह में बैठ के कहा था लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो ऐसे ही कहा था? ठीक है, मैं तुमसे अब ऑनेस्टली बताती हूँ, ठीक है मैं 1 मिनट के लिए ऑनेस्ट हो जाती हूँ। देखो निक, मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं ये सच कह रही हूँ, और मुझे तुम्हारी परवाह काफ़ी लंबे अरसे से है, मैं तुम्हें सच में ही चाहती हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि हम दोनों के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, हम लोगों की आइडियोलॉजीज, हम लोगों के मैटर्स बिल्कुल अलग हैं, और इसके बीच हम अपने दिल को नहीं ला सकते हैं। हम लोग दोनों ही जो है अपनी जनरेशन के प्रोडक्ट हैं, और आफ्टर अ वाइल तुम हो और मैं हूँ, डेट्स ऑल। तो ऐसे निक फ्यूरी बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तो आज हमारी मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, और इन फ्यूचर अगर हम दोबारा मिले तो मेरी इस बात को जरूर याद रखना। तो कॉन्टेसा बोलती कि वो क्या होगी? तो वहीं से निक फ्यूरी जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लेकर आया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोविडेंस के ऊपर यहाँ पे कोई इंतजार कर रही होती है निक फ्यूरी का, और निक फ्यूरी यहाँ लैंड करते हैं। तो क्वेग बोलती है कि निक, तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, एनीवेज अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ठीक है बात करो, बस मैं तुमसे यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहती थी सेबेस्टियन के बारे में। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरा जवाब नहीं है, क्या आप मुझे अब सुनेंगे भी नहीं? तो फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं। तो क्वेग बोलती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड गर्ल, गेट इट टुगेदर, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें जो है अपने होश में आना होगा और इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि हम जिस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं हमें वहाँ पे इस तरह के कदम लेने ही पड़ते हैं। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट योर हार्ट, कि तुम क्या फील करती हो, तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, क्या तुम हर्ट हो रही हो कि नहीं हो रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी क्योंकि तुम उसको चाहती हो? ग्रो अप डेज़ी, हम एक असली दुनिया के अंदर रहते हैं और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ से उसको बहुत बुरी तरीके से डांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि क्वेग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोस में आ जाती है। और अगले पल वह यहाँ रूम के अंदर आती है जहाँ पे जेटी वगैरह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहीं से जेटी बोलता है, हे डेज़ी, क्या अगर तुम हमारे साथ खेलना वेलना चाहती हो तो ठीक है। लेकिन डेज़ी वहाँ पे आती है और उसको जोर से दीवार के साथ लगा देती है, और सब एकदम घूर के देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। वहीं से क्वेग आती है जेटी के सामने रोते हुए बोलती है कि तुमने मुझसे जो बातें बोली थी वो बिल्कुल सच होनी चाहिए जेम्स, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगले पल हम देखते हैं कि क्वेग उसको पकड़ के जोर से किस कर लेती है। टू बी कंटिन्यूड।